हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसमें हमने कवर करा था और कैसे ऑप्टिक्स का बेसिक सा फंडा कि ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट की स्टडी होती है, लाइट का प्रोपगेशन हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, लीनियर में प्रोपगेशन पढ़ते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ी थी कि अगर एक मीडियम दूसरे मीडियम लाइट मूव करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और फ्रीक्वेंसी कलर की प्रॉपर्टी होती है। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन भी एम्स के बताए थे कि प्रीवियस ईयर एम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा था, 2 उस पर घुमाकर प्रॉपर्टी पे। फिर उसके बाद बताया था मैंने इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जहां आपका इंटरेक्शन मतलब होगा इंसिडेंट रे का बाद जहां पे आएगा मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जहां रिफ्लेक्टेड रे की बात आएगी वहां पे क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे की बात आएगी वो उसे हम इमेज कहेंगे। अब देखिए रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर एक्चुअल इंटरेक्शन होगा इंसिडेंट रे का तो उसे रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और अगर अपीयर्स टू ऐसा होगा कि इंसिडेंट रे वहां पे आती हुई लग रही है तो उसे कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे इमेज वाली कहानी है। अगर इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट अगर इंटरेक्शन करे, डायरेक्ट अगर मिल जाए तो उसे कहेंगे रियल इमेज। और अगर अपीयर्स टू मीट होगी तो उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो। दूसरा रिफ्लेक्शन की हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए उसके बाद इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के लिए हम जानते हैं कोई सरफेस होना चाहिए, जैसे गेंद होता है, गेंद को आप जमीन पे रिबाउंस करोगे तो क्या होता है, ऐसे आपने नॉर्मली ऐसे किया तो नॉर्मली गेंद रिबाउंस होता है। किसी एंगल पे करा तो एंगल पे उस साइड में वापस नहीं लौट के आता, उसी एंगल पे इस साइड में निकल जाता है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, नियम बता चुका हूं मैं आपको। अगर कोई सरफेस ऐसा है बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस है, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे। अब क्या सबसे पहले करते हैं, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है, इस सरफेस के आउटवर्ड जो भी सरफेस है उसके आउटवर्ड नॉर्मल उस पर 90 डिग्री बनाना होता है। तो इस पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे, इसका नॉर्मल ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि इस सरफेस से 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, अच्छा अगर कोई रे इसी पे वापस इसी पे आ जाती है, इंसिडेंट रे इसी पे चली जाती है, तो टकराने के बाद जैसे गेंद होता है, आपने ऐसे मारा तो गेंद वापस आपके हाथ में आता है, तो टकराने के बाद ऐसे हो वापस उसी लाइन पे चला आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि अगर किसी एंगल पे आता है, मान लीजिए किसी एंगल पे टकराया नॉर्मल से, वो एंगल मान लेते हैं अपन लोग थीटा मान लेते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, अच्छा इंसिडेंट रे का एरो देखे ऐसे रहेगा नीचे के साइड में। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, जो ऐसे मूव कर जाएगा। और इसका एंगल कितना होगा बच्चों, ए भी होगा थीटा, क्योंकि दोनों इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होते हैं। ये तो कहानी हुई अगर प्लेन सरफेस है तब। ये सरफेस दोनों कैसे हैं, प्लेन है। अगर सपोज करो कोई सरफेस इस तरीके का है, कैसे भी आर्बिट्रेरी सरफेस है, इस पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। और यहाँ पे कोई लाइट सपोज करो ऐसे इस तरीके से कोई लाइट कोई इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टेड रे निकालना है कि तो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला काम अभी नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने प्रीवियस बहुत छोटे क्लास में पढ़ा होगा 8th-9th में, कि आप सबसे पहले कर्व होते एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट हो गया उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वहां पे मिल रही है, फिर उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब एंगल मेजर कर ले, मान लीजिए एंगल अल्फा है, तो क्या अल्फा एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो अल्फा एंगल से रिफ्लेक्टेड रे चली गई, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ए अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है। अब सपोज करो कोई भी सर्कल है, सर्कल है, ऐसा सर्कुलर स्क्रीन है, जो सरफेस लिया हमने सर्कुलर ले लिया इस तरीके से। इस तरीके से सरफेस है और कोई लाइट जो है, मान लेते हैं लाइट यहां पे ऐसे आती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कोई भी कर्व सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करने मतलब वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना बच्चों। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा मैं जानता हूं यहाँ पे टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। और हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट पे 90 बनाएंगे और फिर उस एंगल को मेजर करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जब भी सर्कल की बात करें ना, कोई भी सर्कल हो, स्पेयर हो, तो उसका जो नॉर्मल होता है सर्कल का नॉर्मल, किसी भी सर्कल पे अनंत नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे,
सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होने वाले जितनी लाइनें आप ड्रॉ कर सको सारे उस पर नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी इसका सेंटर है उस सेंटर से उस पॉइंट को मिला दो, उसका नॉर्मल कहलाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे लाइन मिला दूं एक, ये सेंटर अगर O है तो ये चीज क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी इसकी। तो अगर ये एंगल है मेजर कर लूंगा, मान लेते हैं एंगल बीटा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, वो भी हो जाएगा बीटा। बात समझ में आई। तो किसी भी अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उसका नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, उसके सेंटर से लाइन पास करा दो, ठीक है। ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। यही लेते हैं आप लोग स्फेरिकल में, जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब इसी कंसेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। हम बोलते थे, याद करो आपने सीखा होगा 10th क्लास में कि कोई कर्वेचर से लाइन जाती है तो कर्वेचर पे वापस चली जाती है। कर्वेचर रियलिटी में क्या सर्कल का सेंटर होता है, तो अगर सेंटर होगा, सेंटर पे सेंटर क्या नॉर्मल होता है, पहला वाला केस, तो नॉर्मल पे जाएगा तो नॉर्मल वापस चला आएगा। तो कहीं ना कहीं हम समझ गए कि यहाँ पे क्या किसी भी सर्कल का नॉर्मल जो होता है सेंटर से पास होने वाली लाइन ही होती है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। और इस पे क्वेश्चन में पूछूं तो क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपसे। मान लीजिए मैंने बोला कि एक कोई सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने बोला कोई लाइट है, कोई भी लाइट की रे है जो इस सरफेस पे हॉरिजॉन्टली आती है। कैसे आती है, हॉरिजॉन्टल आती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस सरफेस मतलब इस सरफेस टकराने के बाद वो लाइट जो होती है वर्टिकल हो जाती है। कैसे हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है। ये हुआ, बोला कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, दोनों बता दिया उसने। एक स्फेरिकल सरफेस लिया, बोला कि इंसिडेंट रे जो है हॉरिजॉन्टली आ रही है और टकराने के बाद और कैसे हो गई, वर्टिकल हो गई। तो बताइए इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल अल्फा कितना है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है। अब दो क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए इसका एंगल पूछ लिया और दूसरा पूछेगा उसके कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, दोनों बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दे, नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, उस सेंटर से पास करने वाली लाइन ए हो गई। अब सोचो ए अगर थीटा होगा तो क्या उसी प्रॉपर्टी से भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या थीटा प्लस थीटा शुड बी 90, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड ऐसा मान लो आपसे पूछता मैं कि जिस पॉइंट पे कोलाइड करा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। ओरिजिन को इसका सेंटर को ओरिजिन मानते हो, मतलब इस पॉइंट को क्या मानना आपको, ओरिजिन मानना है, 0,0 0,0 मानना है। तब इसका कैसे कोऑर्डिनेट बताएंगे, देखिए ए एंगल 45 हो गया तो मेरे हिसाब से ए भी एंगल 45 ही हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपने एंगल निकाल लिया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे और हॉरिजॉन्टल का रेडियस की आर अगर दे कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा और जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो लेकिन कॉस वाला नेगेटिव हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस आर बाई कॉस थीटा √2 होता है और आर बाई √2, वाई वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, देखिए। अब मान लीजिए मैंने बोला था रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करी थी। आपके सामने मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने बोला कि एक मिरर है इस तरीके से और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट से रे इमिट होती है, क्या होती है, ऑब्जेक्ट से रे निकलती हैं। तो यहां से रे निकली, यहां से क्या हुई, बहुत सारी रे निकली। कितनी रे निकली, बहुत सारी, अनंत रे निकली। बट हम कितना यूज में लेते हैं, ओनली 2 यूज में लेते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो हमने 2 रे काम में लिया। कोशिश करें हमेशा 2 रे कहां पे, एक मिरर के लोअर पॉइंट पे और एक मिरर के अपर पॉइंट पे गिराएं, ठीक है। बाकी जो बीच वाली होगी उसको मैं समझा, बीच वाली को सारी जाके वहीं मिलेंगी, ठीक है ना। केवल अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट को पकड़ ले, बाकी बीच वाले को छोड़ दे। 2 पॉइंट ले, वहां पे रे को गिरा दे, एक अपर पे एक लोअर पे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। तो अब देखो इंसिडेंट रे यहाँ पे जाकर टकराई और हमें जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप ऐसे, और यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान लेते ए एंगल कितना है, अल्फा है, और ए एंगल कितना है, बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये बीटा एंगल से ऐसे जाएगा
और यहां से भी अल्फा एंगल से ऐसे चला जाएगा। एंगल कितना होगा? अल्फा। ठीक है, अब मुझे बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे है इस तरीके से ऊपर जा रही है और इस तरीके से यहाँ पे नीचे जा रही है। अब मुझे बताइए राइट लेफ्ट साइड में कहीं मिलने की संभावना है? नहीं, ये फैलती हुई निकल रही है। अब एक देखा जाए तो इनका जो रे का जो डायरेक्शन है वो आगे के साइड में, उसको पीछे के साइड थोड़ा एक्सटेंड करके देखो, डॉट डॉट, ऐसे मैंने पीछे के साइड में डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, इधर से भी डॉट डॉट कर दिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो रे यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या यहाँ पे डॉट डॉट करके कह रहा? डायरेक्ट इंटरेक्शन ए वाली लाइन होती, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन कहलाती है, ये वाली लाइन है अगर ये मिलती तो। और ये क्या कहलाएगी? एक्चुअल इंटरेक्शन। ठीक है ना, मतलब एक्चुअल नहीं, आभासी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्चुअल इंटरेक्शन। ठीक है ना, तो ये वर्चुअल इमेज भी हो जाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। और इंसिडेंट रे कैसे निकली थी? रियल निकली थी, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हो गया। आई बात समझ में? दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन एक ही होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही लाइन पे होंगे हमेशा, और ऑब्जेक्ट की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी मिरर से, वही परपेंडिकुलर दूरी होगी डी इमेज से भी। ये दोनों दूरी आपस में इक्वल होनी चाहिए। मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आप इतना लर्न कर ले कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक लाइन पे होने चाहिए। कंडीशन, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज एक लाइन पे बनता है, एक ही लाइन पे बनेगा, और तो जो लाइन होगा वो मिरर से परपेंडिकुलर दूरी होना चाहिए। मतलब जो डी होगा ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी, और ऑब्जेक्ट से मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अच्छा, तो दोनों दूरियां मिरर के परपेंडिकुलर होंगी, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा केस अगर मान के चलूं, मैं बोलूं एक मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट दे दिया उसने यहां पे, और रे उसने पहले बना के दे दिया कि जो रे है कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अच्छा, और इसमें ए वाली पार्ट नहीं है, ये मैंने बनाया था ऐसे, ये डॉट डॉट पार्ट है। ठीक है, इतना क्या पार्ट है? ये डॉट डॉट है। ठीक है, अब इसको आगे देखिए, इसको आगे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन लोग। अब एक कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। क्वेश्चन में दे रखा है इंसिडेंट रे इस तरीके से है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? मैंने बोला था अगर एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे होगा तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रियल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऐसा होगा कि प्रतीत होगा तो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब सोचो, रे जाना चाहती थी आगे, बट पहले कौन आ गया? मिरर आ गया। तो क्या मिरर की प्रॉपर्टी है टकरा के वापस पहुंचा देगी वो? तो मिरर उस रे को आगे जाने नहीं दे रही है। ये रे, पीछे वाली जो रे है डॉट डॉट जो मैंने करा है, वो एक्चुअली में जा नहीं रही है, वो मिरर ने पहले ही रे को रोक लिया और रिफ्लेक्ट करके आगे भेज दिया। तो मिरर ने करा क्या होगा? मिरर से देखिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ होगा, और जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना एंगल पे वापस लाइट ऐसे आई होगी और निकल गई होगी रिफ्लेक्ट करके। एक इधर, एक मिनट, ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये क्या बन गए? इमेज बन गए। अब बताइए मुझे, ये जो इमेज है क्या डायरेक्ट मिल रही रिफ्लेक्टेड रे? अगर रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट मिल रही तो मतलब कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा? रियल। अच्छा, और जो ऑब्जेक्ट की लाइनें हैं क्या डायरेक्ट मिल रही? नहीं, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मिलना चाहती थी बट पहले कौन आ गया? मिरर। तो ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी थी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की कहानी थी, मैंने बेसिक सा बता दिया। अब ये इमेज फॉर्मेशन की भी प्लेन मिरर से भी ये बेसिक कहानी होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं आपसे
कि एक मिरर है और इस मिरर से कुछ दूरी पे एक बंदा है, मान लीजिए 100 मीटर दूरी पे, ठीक है। अभी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे 100 मीटर दूरी पे है। पूछा गया t इक्वल टू 5 मिनट में, मतलब 5 सेकेंड के बाद, मिनट मतलब 5 सेकेंड में, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो मैन है ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज। तो अभी बताए t इक्वल टू 0 पे कितना होगा। t इक्वल टू 0 पे ही बताना है और t इक्वल टू 5 पे बताना है, दोनों बताना है। तो देखो, आप तो ये जानते हो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा बच्चों। देखिए t इक्वल टू 0 पे जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनना चाहिए। तो देखिए, इमेज जो बनेगा यहां बनेगा और ये दूरी कितनी होगी, ये 100 मीटर होगी। तो भाई मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट O है, इमेज I है, तो O I के बीच की दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कुछ टाइम बाद, अच्छा दूसरी बात, इसकी मैन की रफ्तार भी हमें देनी पड़ेगी। मान लेते हैं मैन की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताए 5 सेकेंड में कितना चल जाएगा, 50 मीटर चला जाएगा। तो 5 सेकेंड के बाद मैन जो होगा, कुछ मान लेते हैं इस पोजीशन पे मैन आ गया, जो कि मिरर से कितना दूरी बचा इसके लिए, ओनली 50 मीटर बचा। 50 मीटर तो खुद चल दिया, वो 5 सेकेंड में कितना दूरी चल दिया। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी कितना है 10 इंटू टाइम है 5, तो 50 मीटर तो चल दिया दूरी, हो इतना डिस्टेंस तो चल दिया, ये उतना मूव कर गया। तो कितना बचा, 100 में से 50 है तो 50 बच गया। अब उसका इमेज मान लेते ओ डैश हो गया, तो इसका इमेज भी 50 पे बनेगा। तो इमेज यहाँ बन गया, जो कि यहाँ से भी 50 मीटर पे होगा। इसका नाम बोलते हैं आई डैश। तो कितना हो गया, ओ डैश आई डैश इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो 5 सेकेंड के बाद कितना हो गया, 100 मीटर। और पहले t इक्वल 0 पे कितना था बच्चों, t इक्वल टू 0 पे 200 था। समझ में आया। तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बेसिक सा करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको समझाओ, मान लीजिए मैं बोलता हूं, मैंने 2 पॉइंट बोले कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक लाइन पे होने चाहिए, और ऑब्जेक्ट से दूरी जो है मिरर की वो परपेंडिकुलर दूरी होगा, इमेज से दूरी जो होगा परपेंडिकुलर दूरी होगा, और दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसे मिरर है, ठीक है, और मिरर यहीं तक है, मिरर को कैसे बनाते हैं, पीछे पॉलिश कर देते हैं, ऐसा रफ कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से जानते हो आप। अच्छा, अब बताओ मुझे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मिरर के बीच में था, तो इमेज कहाँ बना था, इसके सामने बना था। अब ऑब्जेक्ट के यहाँ पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा, लोकेशन में दे रहा हूं आपके सामने, देखिए लोकेशन नंबर 1 यहाँ पे इमेज बनेगा, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3, यहां पे इमेज बनेगा। 3 ऑप्शन दे दिए मैंने, 1 2 3, कौन सा सही है। मैंने पूछा इमेज कहां बनना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो पहले पॉइंट पहले लोकेशन पे है, दूसरे लोकेशन है, तीसरे लोकेशन पे। आंसर है तीसरे लोकेशन पे, ठीक है ना। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। हमने जो पढ़ा है, हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की दूरियां आपस में इक्वल होती है मिरर से। तो पहले वाले केस में दूरियां जब मेजर करेंगे, दोनों इक्वल ही दे रखा हो क्वेश्चन में, तो दोनों दूरियां इक्वल हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। और इसका भी इक्वल दे रखा है, तो पहली कंडीशन दोनों में फुलफिल हो रही है। बट दूसरी कंडीशन क्या कहलाता है, दूसरी कंडीशन होता है ऑब्जेक्ट इमेज सेम लाइन पे ज्वाइन करें, दूरियां इक्वल हो। तो भाई सेम लाइन के ज्वाइनिंग से तो ये तो कट गया, क्या बोला मैंने, दूरी इक्वल हो, भाई काम चल गया, 2 ऑप्शन तो मिल गए, ठीक है ना। और ये तो तीसरा ऑप्शन अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 ऑप्शन मिल गए। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक लाइन पे ज्वाइन करने चाहिए। तो एक लाइन पे ज्वाइन करेगा तो सेकंड वाला ऑप्शन मर गया, लाइन पे तो है ही नहीं, हो तो वो तो दूसरे लाइन पे अगर टेढ़ा हो गया हो तो फर्स्ट ऑप्शन अपने को अभी दिख रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, ऑब्जेक्ट से जो दूरी होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट से सॉरी
और मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी या मिरर से जो इमेज की दूरी होगी वो परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर दूरी। देखो बच्चों ध्यान से, एक क्या 90 डिग्री है एंगल? नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा अपने तरीके से और प्रूव करते हैं। भाई हमने पढ़ा था एक रे को क्या, मिरर के लोअर पे और एक रे को मिरर के अपर पे। तो एक रे मैंने मिरर के लोअर पॉइंट पे गिरा दिया और एक रे कहाँ गिरा दिया मैंने? मिरर के अपर पॉइंट पे इंसिडेंट करा। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या करा? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाना चाहिए था इसको, तो चला गया ऐसे। ठीक है, और यहां से भी उतने एंगल पे चला गया ऐसे। अभी दोनों रे को डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाइए जरा, ध्यान से देखेंगे तो दोनों रे यहीं पे जाके मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों सेम लाइन पे हो गया। और मिरर से एंगल अगर देखेंगे तो मिरर को अगर आगे तक एक्सटेंड करके देखो आप यहाँ पे, तो मिरर से जो एंगल हो जाएगा ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों दूरियां इक्वल होंगी। ठीक है ना, थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, बट ये दोनों दूरियां मान लेते हैं डी है और ये भी दूरी क्या है? डी है, दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या याद रखना आपको? 3 कंडीशन याद रखनी है। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लाइन पे ज्वाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे मिरर के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट से जो दूरी होगी मिरर की वो परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए और इमेज की जो दूरी होनी चाहिए वो भी परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, और तीसरी बात जो हमें यहाँ पे समझ में आई कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के सामने मिरर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या करें आप? मिरर को थोड़ा नीचे तक खींच ले और मिरर से परपेंडिकुलर दूरी मेजर कर ले, उतने दूरी पे क्या बना ले? इमेज बना ले। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा, अगर ऊपर मिरर था तो आप मिरर यहीं तक मिरर था और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे था, तो आप चुपचाप क्या करें? मिरर को अपनी इच्छा के अनुसार नीचे तक खींच ले। आपकी इच्छा चाहिए तो इसके सामने चाहिए था तो मिरर आपने इच्छा अनुसार अब नीचे तक खींच लिया और मिरर से दूरी मेजर कर लिया आपने डी, उतने दूरी पे क्या बना दिया आपने? इमेज बना दिया। ये डी दूरी पे हो गया, बन गया इमेज ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, ये उसका शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक सा फंडा है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर मैं नीट लेवल के क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है ना, नीट लेवल के क्वेश्चन क्या पूछते हैं? वो बोलेगा एक कोऑर्डिनेट दे दिया उसने इस तरीके से और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4,4 पे रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? 2,2 या 4,4। एक 2,2 और 4,4 का मतलब क्या होता है? या फिर x, y, ठीक है, मतलब दोनों सेम कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब एंगल 45 डिग्री बोलना चाहता है, क्योंकि tan थीटा लिखोगे y/x तो कट के 1 आ जाएगा। तो एंगल कितना हो गया बच्चों? ये 45 डिग्री हो गई। अब उसने बोला जो ऑब्जेक्ट एक जो है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से, मान लेते हैं ये भी रखा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2,0 पे। कहाँ रखा हुआ है? 2,0 पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इमेज की लोकेशन बताए। तो मैं आपको सिंपल वे से समझाता, आप ये समझे सबसे पहले तो इमेज से परपेंडिकुलर दूरी मेजर करें। तो जब इमेज से आप परपेंडिकुलर दूरी मेजर करने जाएंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ये मुझे बताइए 45 है, इसके ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है थीटा के सामने का जो साइड होता है वही दूसरे साइड अगर होगा तो उसके सामने का एंगल भी आपस में बराबर होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखिए ये बात समझ में आ गई। ये दूरी अगर डी है तो इतने दूरी पे इमेज बनेगा और इसी लाइन पे बनेगा, तो इसी लाइन पे इमेज बना दें। इस लाइन पे अगर इमेज बनाएंगे कहीं यहीं पे बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं इमेज बनना चाहिए। देखिए इस लाइन पे कहीं बनेगा। अच्छा, ये दूरी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो दूरी आपस में इक्वल है। अब दूसरी बात, ए एंगल 45 इसके सामने का है तो वो भी 45 भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45। तो दोनों मिलकर 90 होगा, तो क्या 90 यहाँ नहीं पहुंच गया इमेज? तो डायरेक्टली इमेज और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को आपस में पलट दे हमेशा। अगर एंगल 45 डिग्री है तो ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट हो उसको क्या कर दे? पलट दे और इमेज के कोऑर्डिनेट लिख दे। ठीक है ना, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये वापस से मिरर ऐसे है। ठीक है, ऐसा कोई मिरर है। ठीक है, इसने पॉलिश किया था नहीं किया था? लो पीछे पॉलिश भी कर देता मैं। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है 3,0 पे। सॉरी 3,0 नहीं होगा, क्या होगा? 0,3। 0,3। इसका इमेज कहाँ बनेगा? बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम का ध्यान देने के बाद बस आंसर समझ में आ गया कि आंसर होगा 3,0।
जीरो, 0,3 का क्या होगा 3,0 या -3,0 भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा। देखो इसका जो लाइन होगा मिरर से ऐसे कुछ होगा, इस लाइन पे बनेगा इमेज, तो यहाँ पे कई इमेज बनेगा, और इधर क्या होता है x नेगेटिव होता है, तो अपना ऑप्शन -3,0 और न कि 3,0 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी ध्यान दें, एक लाइन पे ज्वाइन करेगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो भी करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई जनरल एंगल में दे देता हूं, देखिए मान लेते हैं एंगल में 30 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, आईआईटी वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। अगर एंगल 30 डिग्री है, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया गया, तब इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इमेज कहां बनेगा, उसकी बात करते हैं। देखिए वापस से वही कंसेप्ट आप लगाएंगे। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया हुआ है 3,0 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है 3,0 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मिरर, ये क्या हो गया, ये अपना पूरा मिरर हो गया है जी, ये मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट रखा हुआ 3,0 पे। अब इसका इमेज कैसे बनाएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले काम करें, ये डी निकालने की कोशिश करें, फिर इतनी दूरी पे इमेज बनाए। ठीक है, तो इमेज अब कहीं पे मान लेते हैं इमेज कहीं यहां बन गया, क्योंकि 30 अगर ए एंगल मान लीजिए थीटा के सामने का 30 है, तो इसके भी सामने का 30 होगा, तो ये 60, ये भी 30 होगा, टोटल एंगल 60 हो गया। मतलब वाई पे तो पहुंचेगा नहीं, वाई पे तो पहुंचेगा नहीं। तो अगर आपने ये दूरी निकाला है, ये तो 3 मीटर है, ये दूरी कितना है 3 मीटर है। अब एक चीज ध्यान दें कि ये 90 डिग्री है, 90 के सामने का 3 है, तो इसमें 90 के सामने क्या होगा, ए भी 3 होगा, तो ए भी दूरी कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही कहती है, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो उनके सामने के साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो 90 के सामने का 3 है, तो उसके 90 के सामने का भी 3 ही होगा। अब आपको कोऑर्डिनेट अगर लिखना है बच्चों, तो आप कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, अब आपके लिए आप आज क्वेश्चन आसान हो गया। एक लाइन आ गया जो कि कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, ठीक है ना, और इसकी लंबाई कितनी है, रॉड है 3 मीटर की रॉड रखी हुई है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें और वाई कोऑर्डिनेट देखें, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया और ये क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कितना हो गया 3 cos 60 डिग्री और ये कितना हो गया 3 sin 60 डिग्री। कोऑर्डिनेट हो गया इसका, और दोनों पॉजिटिव में आएगा, तो कोऑर्डिनेट हो गया 3 cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा 3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा 3√3/2। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो जनरल किसी एंगल का भी कर सकते हैं, 45 डिग्री हो तो डायरेक्टली आप क्या कर दें, उसको पलट दें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि इमेज फॉर्मेशन जो सिंगल मिरर मैंने पढ़ा था, अब इमेज फॉर्म करने के लिए कितने रे की जरूरत पड़ती है, 2 रे की। बट अगर अनंत रे रहे फिर भी अपना काम चल जाएगा, लेकिन क्लियरिटी थोड़ी अच्छी होगी। ठीक है ना, आपको बहुत साफ साफ दिखेगा अगर जितनी ज्यादा आप रे लोगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बात पूछता हूं आपसे कि मैं पूछूं कि एक बहुत छोटा सा मिरर है, कितना छोटा, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा मिरर है, और एक मिरर है बहुत बड़ा मेरे कमरे में। अब मैं बोलूं कि क्या छोटा सा मिरर का जो इमेज बनाने की ताकत है और जो बड़े इमेज मिरर की भी इमेज बनाने की ताकत है, ताकत का मतलब ये है कि बस इमेज बना दे, नहीं कि क्लियरिटी की बात कर रहा हूं मैं, बस इमेज बना दे। तो मैं पूछ रहा हूं क्या छोटा मिरर में अपनी बॉडी का फुल इमेज देख पाना पॉसिबल है या नहीं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, क्या मैं अपने पूरे बॉडी को छोटे से मिरर में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, और बड़े मिरर में देख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो आपका आंसर होगा कि सर आप छोटे वाले मिरर में अपनी पूरी बॉडी तो आप देख नहीं पाएंगे, बट आप बड़े वाले मिरर में जरूर आप अपनी पूरी बॉडी देख सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है कि आप जितना साइज छोटा करेंगे और मिरर का, आप इमेज देखने की पॉसिबिलिटी उतना ही खोते जाएंगे। ठीक है ना, तो साइज छोटा है तो इमेज आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इस छोटे से मिरर में आपका इमेज फुल बना था, तब क्या आपका आंसर होगा। अगर मैं पूछूं इस छोटे से इमेज ने आपका जो बॉडी का इमेज है वो फुल बनाया था कि जितना आपने देखा उतना ही बनाया था, तो आपका आंसर है कि इस पूरा फुल इमेज बनाया था इसने। देखिए
आप ये ऐसे रटिए कि कोई भी इमेज की साइज, कोई भी साइज का मिरर हो, कितना भी छोटा साइज का इमेज हो, हमेशा जो इमेज बनाएगा अपने फुल बनाएगा, हमेशा फुल बनाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगा उसका इमेज प्रॉपर बनाएगा। बट इमेज का दिखना और इमेज का बनना ये दो अलग अलग बात होते हैं। ठीक है, इमेज का दिखना एंड इमेज का बनना दो अलग अलग बात होती है। इमेज हमेशा 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 फुल बनता है, चाहे मिरर की साइज कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्या बोला मैंने? इमेज हमेशा फुल बनता है, चाहे मिरर की साइज कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बट इमेज का दिखना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आते हैं या नहीं। तो क्या एक नया टर्म आया यहाँ पे, फील्ड ऑफ व्यू? ये क्या होता है? ये कौन सी चिड़िया का नाम होता है? तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई मिरर है और मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हो, एक रे उसके टॉप पे, एक रे उसके बॉटम पे चलाया करे। तो एक रे उसके टॉप पे चला दिया, एक रे उसके बॉटम पे चला दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने को मैंने बोला था, नॉर्मल ड्रॉ कर ले और जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे उसको रिफ्लेक्ट कर दें रे को। ठीक है, अच्छा अब मैंने फील्ड ऑफ व्यू की जो बात करी थी ना, फील्ड ऑफ व्यू जो रिफ्लेक्शन वाली रे है, रिफ्लेक्टेड वाली, उनके बीच का जो ये पूरा एंगल है उसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अगर कोई ऑब्जर्वर इसके बीच में कहीं खड़ा होता है तो उसको इमेज दिखेगा, जो कि वर्चुअल इमेज बन रहा है बैक साइड में, ये उसको इमेज दिख जाएगा। और अगर कहीं यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तब उसको इमेज नहीं दिखेगा। तो आपको फील्ड ऑफ व्यू समझना है, फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू वह रीजन होता है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच का रीजन को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। वही रीजन है जो इमेज को दिखाएगा, क्योंकि इमेज की रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे के बीच की जितनी भी एंगल होगी उसे हम कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना, ये हो गया अपना फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वही बताता हूं आपको, समझ में आया बात? मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एक कोई लाइन है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ऑब्जर्वर इस पे चल रहा है और यहां से कुछ दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,0। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 2,0 पे, और मिरर रखा हुआ है जो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है और मिरर की लंबाई भी 1 मीटर है। ग्राउंड पिलर है, पिलर पे मिरर रखा हुआ है। पिलर की हाइट कितनी है भाई? पिलर की हाइट है 1 मीटर और मिरर की लंबाई भी 1 मीटर ही है इत्तेफाक से। ठीक है, पूछा क्या गया कि जब ऑब्जर्वर इस लाइन पे चल रहा होता है तो बताइए अभी इस सिचुएशन पे इसको इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा या नहीं दिखेगा? और अगर नहीं दिखेगा तो फिर कहां पे जाने के बाद इसको इमेज दिखना स्टार्ट होगा और कहां तक दिखेगा? ठीक है, ये बात। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी इसको इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ओ भाई, इस बात पे डिपेंड करेगा इसके आंखों में रे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड रे ये आदमी अभी फील्ड ऑफ व्यू के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले इमेज चेक करेंगे। तो एक रे मिरर के लोअर पॉइंट पे ले जाएं और एक रे मिरर के अपर पॉइंट पे ले जाएं। ठीक है, और यहां से उसको रिफ्लेक्ट कर दें। नॉर्मल रे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहां से उसको रिफ्लेक्ट कर दिया और एक यहां से रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये पैरेलल बन गया, गलती से पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में ऑब्जर्वर अगर आता है उसे कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ क्या अभी वो फील्ड ऑफ व्यू में है? नहीं है, तो अभी उसको इमेज देख पाना पॉसिबल नहीं हो। मतलब अगर ये दूरी मैं निकाल लूं, ये दूरी क्या है, अगर इसके बीच में कहीं आदमी आता है तो उसको इमेज दिखेगा, अदरवाइज पूरे रीजन में इमेज नहीं दिखेगा। इसके नीचे नहीं दिखेगा, इसके ऊपर नहीं दिखेगा। तो इसी दूरी को निकालना है, कितना दूरी तक उसको इमेज दिखेगा, जिसे रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज, रेंज ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो रेंज ऑफ द ऑब्जर्वर कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं पूरी ग्राउंड से दूरी कितना है? y है, और इससे दूरी है मान लेते हैं x है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ज्योमेट्री लगाएंगे, इसलिए इसका चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी रखा गया। ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्री इसमें खूब लगती है। ठीक है ना, अब देखिए इमेज जो रिफ्लेक्टेड है उसको बैक बैक डॉट करके पीछे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ा दिया, दूसरा ऐसे करके यहां पे जाकर कट किया, ये बन गया अपना इमेज। कैसा इमेज बना भाई? वर्चुअल इमेज बना। कैसा इमेज बना? वर्चुअल बना। अच्छा, अब देखिए
अब जो ये मैंने बोला था कि अगर मिरर परपेंडिकुलर पे ना हो तो मिरर को नीचे तक खींच ले, तो मिरर से जो दूरी कितनी है, मैंने बोला था कि यहां से जो दूरी, एक पिलर जो है 4,0 पे है, पिलर कहां पे है 4,0 पे, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई 2 मीटर। तो इमेज से मिरर की दूरी कितनी होगी, ये भी ऑब्वियसली 2 मीटर ही होगी। बोलो बात समझ में आई क्या? ये प्रॉपर्टी है, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से उतनी दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा मिरर से। बट दोनों दूरियां कैसे परपेंडिकुलर, क्या दूरियां परपेंडिकुलर है? हाँ जी बिल्कुल परपेंडिकुलर दूरियां हैं, तो अपना काम है सही है। अब क्या करना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ना लगाएं, आप एंगल से खेलें, ठीक है ना। जैसे मैं जो दिखाता हूं वो देखने की कोशिश करना। अब जो नीचे वाला ट्रायंगल है पूरा, एक पूरा बड़ा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, और उसमें से ये वाला ट्रायंगल देखें, ठीक है, उसका एक जो एंगल है थीटा, ये दोनों का कॉमन है। तो मैं एक ऐसा क्यों ना करूं, tan थीटा फॉर स्मॉलर ट्रायंगल और tan थीटा फॉर बिगर ट्रायंगल, क्योंकि थीटा दोनों के लिए सेम होगा। तो क्या करूं, tan थीटा फॉर स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू tan थीटा फॉर बिगर ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे में इसका एंगल क्या बोल दूंगा, बीटा बोल दूंगा। तो मैं लिखूंगा tan बीटा फॉर स्मॉलर इक्वल टू tan बीटा फॉर बिगर, और दोनों क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। चलिए इक्वल करते हैं भाई। अब tan थीटा फॉर स्मॉलर, तो tan थीटा क्या होता है स्मॉलर के लिए, होता है y बाई एक्स, ठीक है ना। अच्छा, tan थीटा है क्या होता है, tan थीटा होता है y बाई एक्स। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब स्मॉलर ट्रायंगल क्या है, ये चीज है, मैंने बोला था 1 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, तो दूरी कितनी होगी 1 मीटर, और ये दूरी x कितनी होगी 2, तो 1/2, ये हो गया 1/2 इजिकल टू tan थीटा फॉर बिगर ट्रायंगल। बिगर के लिए क्या है, x है, और बेस कितना है, बेस है तुम्हारा टोटल एक कितना हो गया, ये भी 2 मीटर है, तो टोटल हो गया 2 2 2 कितना हो गया 6, तो हो गया x/6, x/6। इसको सॉल्व करिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। मतलब 3 मीटर के बाद उसको दिखना चालू होगा, कहां तक दिखेगा वो भी निकालना अपने को। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरे ट्रायंगल में जो बीटा इक्वेट करेंगे, तो tan बीटा फॉर स्मॉलर के लिए 2/2, तो ये लिखेंगे 2/2 इक्वल टू और कितना y/6, ये मर जाएगा यहां से 3 टाइम में, तो y इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 मीटर, सही किया, y इक्वल टू 6 मीटर। मतलब रेंज कहां से कहां तक हो गई, रेंज इक्वल टू 0,3 से लेकर के 0,6 तक। तो ये हो गया अपना फील्ड ऑफ व्यू के बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 2.2 का जो लेक्चर है, उसके थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू के बारे में और पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट कर देना, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप देख रहे हो पूरे वीडियो को। चलिए, थैंक यू।